हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिग्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स। इससे पहले हमने सैमुअल्सन की थ्योरी को डिस्कस किया है। यहाँ पर हिग्स थ्योरी में उन्होंने केन्स के मल्टीप्लायर एनालिसिस, क्लार्क के एक्सेलरेशन एनालिसिस और हेरोड के ग्रोथ एनालिसिस की हेल्प से बिजनेस साइकिल्स को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर भी मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन के इंटरेक्शन के द्वारा ही उन्होंने बिजनेस साइकिल्स को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले इसकी अजम्पशंस जान लेना जरूरी है। सबसे पहली अजम्पशन क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम इज ओरिजिनली इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टार्टिंग में जो फेज हम मान के चल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पर है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कोफिशिएंट। जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कोफिशिएंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड इस प्रकार से है कि अगर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो उसके बाद इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पर वापस नहीं आती बल्कि उससे और दूर हो जाती है। कंजम्पशन करंट टाइम पीरियड की डिपेंड करती है प्रीवियस टाइम पीरियड की इनकम पर। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जिस प्रकार से हमने सैमुअल्सन के मॉडल में किया था वैसे ही यहाँ पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दो टाइम पीरियड की इनकम के अंतर का फंक्शन है। उसके बाद है जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रही है एक कांस्टेंट रेट से। एक कांस्टेंट रेट से, मान लो 2% है, 3% है, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं, उस रेट से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। और उसका रिजल्ट क्या रहता है फिर कि जो स्टेट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ मूविंग इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम है वो किस प्रकार का प्राप्त होगा? हमें कांस्टेंट ना प्राप्त होके मूविंग इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा। अभी हम पिक्चर में देखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर कोफिशिएंट्स आर फिक्स्ड। मतलब मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन कोफिशिएंट्स गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उनके असम्पशन का कि उन्होंने ये माना है कि जो मैक्सिमम लिमिट है नेशनल इनकम के ग्रो होने की वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज के द्वारा निर्धारित होती है। जब रिसोर्सेज का फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है उसके बाद चाहे कितनी भी डिमांड बढ़ जाए लेकिन आउटपुट को नहीं बढ़ाया जा सकता, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं होती है क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद जैसे उन्होंने सीलिंग को एक्सप्लेन किया है उसी प्रकार से उन्होंने फ्लोर को भी एक्सप्लेन किया है कि मिनिमम लेवल क्या होगा। मिनिमम लेवल के लिए एक्सेलरेशन डायरेक्ट रूप से नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेटर फ्लोर का काम करता है। अभी डिफरेंट फेजेस में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम अजम्पशंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल एक्यूमुलेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, पॉपुलेशन ग्रोथ, इन सभी चेंजेस को भी हिग्स कंसीडर कर रहे हैं। पहला पॉइंट हम देखें कि ये हिग्स का मॉडल किस प्रकार से सैमुअल्सन के मॉडल से बेहतर है। तो पहला पॉइंट हम क्या कह सकते हैं? सीलिंग एंड फ्लोर्स के बारे में ये मॉडल बताता है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है साइकिल्स जो जनरेट हो रहे हैं। अगर बूम का फेज है तो मैक्सिमम कहाँ तक इनकम इंक्रीज होगी, और अगर डिप्रेशन का फेज है तो मिनिमम कहाँ तक इनकम कम होगी। तो यहाँ पे उन्होंने सीलिंग और फ्लोर के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। सैमुअल्सन ने जिस प्रकार से 5 प्रकार के बिजनेस साइकिल्स की बात की है तो यहाँ पर उनकी छटनी हो जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो नॉन ऑसिलेटरी ग्रोथ है, जैसे दो केसेस हैं हमारे कि इनकम इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से और एक इनकम इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से। अभी हमने सैमुअल्सन के मॉडल में इस प्रकार के साइकिल्स के बारे में डिस्कस किया है। तो ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार जो रेगुलर साइकिल्स की हमने बात की थी, रेगुलर जो साइकिल्स हैं वो भी पॉसिबल नहीं होते हैं क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि अल्फा और बीटा की इस प्रकार से वैल्यू हो कि उनकी फ्लक्चुएशन रेगुलर हो। तो वैसा भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद हमारे दो प्रकार के साइकिल्स बचते हैं, डैम्प्ड और एक्सप्लोसिव। डैम्प्ड साइकिल्स को भी माना जाता है कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कम करते हैं। तो बचा क्या? एक्सप्लोसिव साइकिल्स। और उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं।
और उसमें जो सीलिंग एंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट है ये हिग्स डिस्कस करते हैं। राइजिंग ट्रेंड ऑफ साइकिल, जो राइजिंग ट्रेंड है, जो इक्विलिब्रियम पाथ हमने लिया है उसकी वजह से, वो भी हमारा मूविंग है, राइजिंग है, उसकी वजह से जो राइजिंग ट्रेंड है साइकिल्स का वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे उन्होंने, हम पहले ही बात कर चुके हैं असम्पशन में कि यहाँ पे मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के अलावा भी उन्होंने टेक्निकल एडवांसमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ आदि फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया है इस एक्सप्लेनेशन में। ये डायग्राम देखिए आप मेन, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर आउटपुट या इन्वेस्टमेंट लॉगरिथमेटिकली लिए हुए हैं। यहाँ पर जो ए है वो क्या दिखा रहा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, ये इसके स्लोप से हम देख सकते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। और इसकी वजह से ये जो ए हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम पाथ प्राप्त होता है वो इक्विलिब्रियम पाथ प्राप्त होता है। सीसी क्या शो करता है, सीलिंग। सीलिंग मीन्स मैक्सिमम लिमिट कि कितना नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकती है। और उसके बाद जो एफ है वो क्या है, फ्लोर। फ्लोर मीन्स मतलब इससे कम नेशनल इनकम नहीं होगी, वो हमारा कहलाएगा फ्लोर, एफ फ्लोर। अब इसके डिफरेंट फेजेस की बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में किस प्रकार से ये बूम का फेज आता है और सीलिंग किस प्रकार से होती है। सॉरी ये एनोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाँ जी, तो ये हम बात कर रहे थे कि एक्सपेंशन फेज जो है, बूम फेज जो है, या तो कोई टेक्निकल एडवांसमेंट हो जाती है, कुछ इस प्रकार का चेंज है इकोनॉमी में जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ने से, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, इसलिए नया इन्वेस्टमेंट होगा और नया इन्वेस्टमेंट होने से और भी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी। तो जो हम सुपर मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात कर रहे हैं वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि अल्फा बीटा जो हमने पिछले सैम्पसन के मॉडल में मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के लिए थे, तो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की वैल्यूज की वजह से, उनके इंटरेक्शन की वजह से जो हमारा ये बूम फेज आता है बिजनेस साइकिल्स का, उसके बाद ये पॉइंट एक्सप्लेन करने का है कि ये जब बी पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं, सीलिंग पर ये पॉइंट है, उसके बाद क्या इकोनॉमी एकदम से डाउन फेज में जाती है या नेशनल इनकम कम होती है, या ये कुछ समय के लिए यहाँ पर क्रीप करती है। तो ये कुछ समय के लिए यहाँ पर क्रीप करेगी नेशनल इनकम, यहाँ पर इस प्रकार से इंक्रीज हो रही है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो हमारी कंजम्पशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, पिछले टाइम पीरियड की इनकम पर। और इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट भी किस पर निर्भर कर रही है, पिछले टाइम पीरियड्स के कंजम्पशन की के अंतर पर निर्भर करता है। इसी वजह से जो पिछले टाइम पीरियड, जो हम लैग्स की बात कर रहे हैं कि प्रीवियस टाइम पीरियड की इनकम का इम्पैक्ट उससे अगले टाइम पीरियड की कंजम्पशन पर पड़ रहा है, तो इसकी वजह से जो पहले इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन हो चुका, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी लगातार हो रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमी इस सीसी जो सीलिंग है उस पर बनी रहती है। लेकिन उसके बाद जब फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा नेशनल इनकम को नहीं बढ़ाया जा सकता, तो चाहे बेशक कितनी भी डिमांड बढ़ जाए उसके बाद नेशनल इनकम को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये एक मैक्सिमम लिमिट हमें प्राप्त हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, नेशनल इनकम कम होने लगती है। यहाँ पर फिर हम फ्लोर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो फ्लोर है ये यहाँ से एकदम से रिकवरी स्टार्ट नहीं होती है। वो किस वजह से नहीं होती, इसके लिए भी एक्सेलरेटर काम करता है। जैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे भी एक्सेलरेटर को कारण बता सकते हैं कि ये जो सीलिंग किस वजह से आ रही है, क्योंकि एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक काम कर रहा था, लेकिन इस रेंज पर एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, कोई रिसोर्स पेयर है ही नहीं कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो।
तो यहाँ पर एक्सेलरेटर काम नहीं करता, इसलिए नेशनल इनकम यहाँ पर क्रीप करती है। उसके बाद इनकम कम होने लग जाती क्योंकि इन्वेस्टमेंट फर्दर नहीं हो रही, तो उसकी वजह से फिर इनकम कम होने लग जाती है और फिर वो वापस इस लेवल पर नहीं आती, बल्कि क्योंकि जिस प्रकार से मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर काम कर रहे थे इनकम को इंक्रीज करने का, तो उसी प्रकार से वो अब काम करेंगे नेशनल इनकम को कम करने का। तो नेशनल इनकम यहाँ तक कम होती है ई पॉइंट तक। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जब तक एक्सेस कैपेसिटी है, प्रोडक्शन के लिए एक्सेस कैपेसिटी है, तब तक नई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, उसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो रही है, बेशक हम कह रहे हैं वो लगातार हो रही है, लेकिन इस फेज में डिसइन्वेस्टमेंट होता है, तो वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट ऑफसेट कर देता है। और क्योंकि ये लैग यहाँ इस पॉइंट को हम ये कहेंगे कि जब तक एक्सेस कैपेसिटी रहती है तब तक जो रिप्लेसमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है उसका और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता। उसके बाद जब एक्सेस कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो फर्दर डिमांड होती है उसके लिए नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो फिर से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। एक और बार इसको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे हमने क्या कहा कि कोई नई इंटरवेंशन होती है, कोई नई इनोवेशन होती है, तो उसकी वजह से नेशनल इनकम इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस फेज में मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेटर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि कोई भी जो उत्पादन के साधन है वो फ्री नहीं है, सभी एम्प्लॉयड हैं। तो क्योंकि पिछले टाइम पीरियड की इनकम का इम्पैक्ट रहता है, पिछले टाइम पीरियड की इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट रहता है, इसी वजह से नेशनल इनकम थोड़ा मूविंग रहती है और इसी जो सीलिंग है उस पर ही घिसटती रहती है, क्रीपिंग करती रहती है। उसके बाद इसमें डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। ये हम कह रहे हैं इस फेज में डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जिस प्रकार से पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का, यहाँ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट काम कर रहा है। इनकम यहाँ पर नहीं रुकेगी, डी पर वो कहाँ जाएगी, फ्लोर तक जाएगी। फ्लोर पर जाने के बाद जब तक इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है तो नई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जब वो पहले की एक्सेस कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी उसके बाद नई इन्वेस्टमेंट होगी, और नई इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर से इनकम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। रिकवरी का फेज यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार से हिक्स ने सीलिंग और फ्लोर के बारे में एक्सप्लेन किया है। ये सभी फेजेस में आपको रीजन बता चुकी हूँ कि प्रोस्पेरिटी किस वजह से आती है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो डाउनफॉल है ये एकदम से नहीं होता, डाउन टर्न कुछ समय के लिए इकोनॉमी सीलिंग पर क्रीप करती है। उसके बाद हम डिप्रेशन देखेंगे और फिर रिकवरी, जो मैं कि अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद इसका इवेल्युएशन देखते हैं बच्चों। इवेल्युएशन में क्या है, एक तो हिक्स के मॉडल को कंक्लूड करें तो वो क्या कह रहे हैं, accelerator undergoes transformation over the downswing. The decline in output during the phase proceeds at a slower rate. जो decline हो रहा है वो slower rate से होता है business cycles में, और जो expansion होता है वो fast rate से increase होता है, उसका rate fast होता है। तो एक तो ये बात उन्होंने बताई है कि जब एक्सपेंशन फेज होता है उसमें मूवमेंट फास्टली होते हैं, बजाय के जो डाउन स्विंग है उसमें डाउन स्विंग में स्लोअर जो फेज प्रोसीड्स एट ए स्लोअर रेट से प्रोसीड करता है वो फेज। एक यहाँ पे इन्होंने सीलिंग्स और फ्लोर के बारे में एक्सप्लेन किया है, ये इनके मॉडल के बेहतर पॉइंट्स हैं। अब हम कर रहे हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या कह सकते हैं कि टू रिजिड, जो एक्सेलरेशन का प्रिंसिपल है हमने रिजिड फॉर्म में लिया है, इस वजह से उनकी क्रिटिसिज्म होती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंसी ऑफ एक्सेलरेशन कोफिशिएंट्स, जो हमने कहा कि मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जैसे अल्फा और बीटा हमने लिए थे कि उनकी वैल्यू सेम रहती है, तो उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है,
full employment ceiling. It is assumed to grow at the same rate as the autonomous investment. जो full employment ceiling है उसका growth rate क्या माना गया है, जितना growth rate autonomous investment का है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनरियलिस्टिक है टू सपोज, ये मानना दैट सीलिंग राइजेस एट द सेम रेट ओवर टाइम. जो सीलिंग है वो एक ही रेट से इंक्रीज होती है, राइज होती है, वो ऐसा अज्यूम करना सही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसकी सीलिंग का भी इंक्रीजिंग रेट वही है जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है. नेक्स्ट क्या है, पैसिव रोल ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का रोल यहाँ पर पैसिव एक्सप्लेन किया हुआ है, ज़्यादा उसको एक्टिवली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट फेजेस में. नेक्स्ट क्या है, पीरियोडिसिटी ऑफ एक्सपेंशन. यहाँ पे हिक्स क्या कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है साइकिल्स का वो लंबा होता है देन द एक्सपेंशन फेज. एक्सपेंशन फेज में हम क्या कह रहे थे पीछे भी कि एक्सपेंशन में रैपिडली चेंजेस आते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें स्लोली चेंजेस होते हैं. नेग्लेक्ट ऑफ मॉनेटरी फैक्टर, ये हमने पिछले सैमुएल्सन के मॉडल में भी किया था कि मॉनेटरी फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, उनका भी इम्पैक्ट होता है नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन पर. फिर नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मॉनेटरी एंड रियल फैक्टर्स. मॉनेटरी और रियल फैक्टर के इंटरेक्शन को भी नेग्लेक्ट करता है. एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी ये मॉडल कोई जिक्र नहीं करता है कि एंटरप्रेन्योर्स या इन्वेस्टर्स के किस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं करता है. थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल्स को अगर हम सम अप करें तो ये कह सकते हैं कि हिक्स का कंट्रीब्यूशन काफी इम्पोर्टेंट है. हिक्स मॉडल रिमेन्स इन अ सेंस द लास्ट वर्ड इन बिजनेस साइकिल थ्योरी. इतना इम्पोर्टेंट है. शेपिरो ने ये कहा है कि हिक्स का मॉडल जो है लास्ट वर्ड ऑफ बिजनेस साइकिल थ्योरी है. ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ग्रोथ मॉडल्स को भी, हेरोड के ग्रोथ मॉडल को भी डिस्कस किया है और सीलिंग्स एंड फ्लोर्स के बारे में भी बताया है, और ये भी बताया है कि कौन सा फेज क्विकली आएगा, किस फेज का टाइम पीरियड लंबा रहेगा, कितना लंबा होगा. तो इन सभी चीजों के बारे में हिक्स ने एक्सप्लेन किया है. तो ये मॉडल सैमुएल्सन के मॉडल से भी बेहतर है. थैंक यू सो मच.